शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के पावर हाउस के सामने 3 दिसंबर की रात एक युवक बोलेरो में घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उस घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संजय के रूप में हुई है और कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जब इस घटना की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी रेशमा के अवैध संबंध सचिन नाम के युवक के साथ थे। दोनों शादी करना चाहते थे। पत्नी द्वारा प्रेमी से अपने पति की हत्या करवा दी गई। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर हत्यारे प्रेमी सचिन को चांदापुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल, अवैध तमंचा 315 बोर बरामद किया गया है। पकड़े गए प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो उसने एक बोलेरो स्पॉट किया काशीराम कॉलोनी से आगे आवास विकास की तरफ, जो सब स्टेशन है उसके बाहर उससे करीब। और जब हमको संदेहजनक प्रतीत हुआ तो नज़दीक जाके जब देखा तो उसके अंदर एक व्यक्ति जिसको गोली लगी थी उसी के अंदर लुढ़का पड़ा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तत्काल थाने को सूचना दी गई, थाने द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और उस मृत व्यक्ति का नाम संजय था। उसकी पत्नी की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था हत्या का। यह स्पष्ट था जो मौका था और जिस हिसाब से वो उसके अंदर उसका शव पाया गया था, कोई लूट की घटना इत्यादि नहीं थी। यह स्पष्ट था कि यह हत्या की घटना है और कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस बारे में जानता था, उसके मूवमेंट के बारे में, क्योंकि वो अचानक उसके यहाँ कॉल कोई आई थी जिस पर वो बाहर निकला था। अस्पताल में, जिला अस्पताल में उसकी वो बोलेरो चलती थी वाहन के रूप में, जो डॉक्टरों को ले जाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। तो इस पर गहनता से विवेचना की गई और इसके नंबर्स वगैरह भी लेकर देखे गए। उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह किसी अवैध संबंध से संबंधित मामला है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया भी गया था, पूछताछ की गई थी और उसी आधार पर यह क्लियर हो गया कि इसकी हत्या में सचिन नामक लड़के का हाथ है। इसके बारे में जब बैकग्राउंड का पता किया गया तो ये पहले काशीराम कॉलोनी में ही उसी कैंपस में वो एक कमरे में रहता था। करीब 1.5 वर्ष पूर्व वहाँ से वो दूसरी जगह रहने गया राजेशगंज में, लेकिन उसके ताल्लुकात इस महिला से लगातार थे। तो जब उसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ से टीमें गठित की गई और अल्टीमेटली उसकी गिरफ्तारी कल संभव हो सकी। पूछताछ जब की गई तो उसने बिल्कुल इस घटना को किए जाने की स्वीकारोक्ति की और उसने यह कहा कि इस महिला से उसके संबंध थे, जो मृतक है उसकी पत्नी से, और बार बार वह उकसाती थी, वह इससे विवाह करना चाहती थी और यह लड़का भी विवाह करना चाहता था, लेकिन उसकी शर्त उसने यह रखी थी कि जब इसको रास्ते से हटा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो इसीलिए ये लड़का लगा हुआ था लगातार, सचिन। और उस दिन भी इनके कब्जे से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं उनकी कॉल डिटेल से भी यह बात मैच करती है। तो उस दिन भी इस महिला ने उसको फ़ोन से बताया कि यह घर से निकल चुका है। तत्काल वो भी अपने घर से निकला, मोटरसाइकिल से आया और वहाँ पहुंचकर उसने उसको गोली मार दी। जब उसको देखा तो गाड़ी रोक ली मृतक ने, जो संजय था उसने गाड़ी रोकी। जब उसने शीशा डाउन किया तो इसने वहीं से 315 बोर के कट्टे से उस पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 4 अक्टूबर को जब इस मृतक संजय को शक था ऑलरेडी सचिन के, तो उस पर वहाँ तकरार भी हुई उसकी पत्नी से और उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसका सिम उसी के एक मित्र जिसका नाम इद्रीस है उसको दे दिया था। वह सिम भी बरामद हुआ। लेकिन जैसे ही संजय ने उसको दिया तो उसकी पत्नी को ये सचिन ने अगले दिन ही एक मोबाइल और दे दिया, जिसको वो चोरी छुपे इस्तेमाल करती थी और उसी से इन दोनों की वार्तालाप होती थी। वह मोबाइल भी बरामद है, जिस मोबाइल के ज़रिए से इनको सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। और घटना के बाद भी इसकी पत्नी ने सचिन से पूछा, सचिन ने कन्फर्म किया कि हाँ ये काम हो गया है। तो इस सारी जो डिटेल हैं इनकी, वो इनके कॉल डिटेल से कंफर्म होती हैं और वो दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद हैं और सचिन से वह असलाह भी बरामद हो गया, अवैध असलाह, जिस अवैध असले के साथ कारतूस भी बरामद है। इन दोनों को ही न्यायालय भेजा जा रहा है। इनकी विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जनपद शाहजहांपुर की कमान जब से पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने संभाली है, तब से शाहजहांपुर में अपराधों पर काफी हद तक विराम लगा है और आरोपियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा पुलिस टीम के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने पर रोकथाम
जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी में भ्रमणशील थे। उसी दौरान उनको मुखबिर से सूचना मिली कि सिवरा रोड काली से 50 मीटर आगे स्विफ्ट VDI कार में सवार 2 अभियुक्त अफीम के साथ खड़े हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस 2 अभियुक्त गुरलाल सिंह पुत्र गुलजार निवासी ग्राम मंडी मेगा थाना खंडवा जिला तरनताल पंजाब, मुबारक पुत्र जमील निवासी ग्राम शिवपुरी थाना फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 किलो अफीम बरामद हुई है। वहीं दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। की तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार जनपद में अभियान चल रहा है और इसी क्रम में कल थाना कटरा को एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से कुल 4 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। मुखबिर के जरिए से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये इस अफीम को यहाँ इसकी खपत करने के लिए ला रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसका नाम है मुबारक, जो फतेहगंज पूर्वी का रहने वाला है, और दूसरा जो गुरलाल सिंह ये तरन पंजाब का रहने वाला है। इनके द्वारा भी गहन पूछताछ में यह बताया गया है कि अफीम जो है वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। यद्यपि इस बारे में और छानबीन की जा रही है और इनके स्रोत और इनके खपत जिन लोगों के माध्यम से की जा रही है उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है और जो भी अन्य व्यक्ति इसमें संलिप्तता जिनकी पाई जाएगी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के बीरापुर कसौधन के निवासी संतोष कुमार मिश्रा उर्फ चकबंदी मिश्रा उम्र लगभग 63 वर्ष पुत्र राम निहोर मिश्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने से नैनी जेल में मौत हो गई। बंदी संतोष मिश्रा के छोटे भाई ने बीमारी से मौत को गलत बताया है। उनका आरोप है कि उनके भाई की मौत बीमारी से नहीं हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कैदी संतोष मिश्रा उर्फ चकबंदी मिश्रा की मौत कोई साधारण नहीं है, हत्या उनकी साजिश के तहत हुई है। मृतक संतोष मिश्रा के भाई माइकल मिश्रा ने बताया कि जो पंचनामा रिपोर्ट है उसमें जानकारी दी गई है कि 19 नवंबर से ही संतोष मिश्रा की तबीयत खराब थी, जिनका जेल के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके भाई का आरोप है कि 25 नवंबर को जब माइकल मिश्रा अपने भाई से मिलने गया तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। यह बताया गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन 9 दिसंबर को सुबह 7 बजे अचानक फोन आया कि उनके भाई चकबंदी मिश्रा की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि संतोष मिश्रा उर्फ चकबंदी मिश्रा की तबीयत पहले से खराब थी, तो परिजनों को इस बारे में सूचना क्यों नहीं दी गई। वहीं मृतक 7 भाइयों में सबसे बड़ा था संतोष कुमार मिश्रा उर्फ चकबंदी मिश्रा की, और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। दीपशिखा नाम है मेरा। मैं कल गई थी जेल में बड़े पापा की डेड बॉडी को देखने के लिए, तो उन्होंने पहले तो बताया नहीं, और जिस तरह से वो बताए हैं कॉल करके कि अगर आप अपने पापा की बॉडी नहीं ले जाएंगे तो हम लोग उन्हें चीरघर में जला देंगे। ये कोई उनकी अथॉरिटी नहीं थी कि वो ऐसे बिना पूछे, बिना परिवार वालों के बिना ये सब कर सकें। और जब हम लोग गए तो ठीक से कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे किसी चीज़ में नहीं, और जो भी परिजन को देखते हुए कोई भी आ रहा मिलने के लिए तो उसको भी इरिटेट करते हुए गलत जवाब दिया जा रहा था उन्हें। हम लोग जब गए देखने के लिए तो बताया गया कि 19 तारीख से उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि आप जा करके कॉल करके पूछ लीजिए कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। कह रहे हैं कोरोना की वजह से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आपको पहले से ही सूचना दी गई थी, आप लोग पहले से आए नहीं थे। तो हम लोग ने कहा हम लोग को कोई सूचना दी गई नहीं है, आप लोग जा करके वहाँ इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग को बताइए कैसी है। और जब उनकी डेथ हो भी गई और किस कारण से हुई है तो वहाँ बताया गया कि टीवी हो गया है, ये हो गया है, और उसका हमें कोई रिपोर्ट भी नहीं मिला है। मैंने ये बात उनसे पूछी थी कि आप हमें रिपोर्ट दे सकते हैं क्या, तो कह रहे नहीं मेरे पास, हम लोग रिपोर्ट देंगे, लेकिन उनसे द्वारा दिया नहीं गया रिपोर्ट, हमें किसी भी तरह का रिपोर्ट नहीं दिया गया है और कोई भी कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार नहीं थे किसी चीज़ में। तो 19 तारीख से बीमार थे, इसकी सूचना आप लोगों को थी? नहीं थी। अच्छा, मौत की सूचना कैसे मिली? मौत की सूचना कॉल की गई, मेरे छोटी बहन के नंबर पे कॉल किया और ऐसे ही बोले कि आपके पापा हैं, ख़त्म हो गए हैं। जब वो गुस्सा हो गई तो उसने बोला कि ऐसे कैसे ख़त्म हो गए, आप लोग ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किए क्या, अगर तबीयत ख़राब थी तो। कह रहे नहीं मेरे यहाँ हॉस्पिटल है अंदर, हम लोग वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऑलरेडी उन लोग लेके गए ही नहीं थे। उन लोगों ने मेरे पापा को, बड़े पापा को वैन के अंदर ही रखा था और वो सिर्फ एक इनर पहने थे और कुछ नहीं पहने थे, सिर्फ एक ऊपर थे और उनकी पूरी बॉडी सुगड़ी हुई थी। देखे कोई इलाज किया या फिर कुछ, हाँ, और वो तो शायद जास्ती की गई थी उनके साथ कि चोट लगे थे, उनके मुंह पे भी देखिए चोट लगी हुई है, हाथ में और घुटने में लगी हुई है। आपका कहने का मतलब इनकी साधारण मौत नहीं हुई है? नहीं, इनकी हत्या की गई है पूरी तरह से। कभू में मिले ना है देहन और दवाई ना है करान लिया के हमारे आदमी के जेल में मार डालन। हमारे 8 लड़की है, एक 8 साल का लड़किया बाटे, ओका जिम्मेदार जेल का जेलर हुई ही।
हम कुछ ना है जाने, हमारे आदमी की हत्या कई की है तब हमें सूचना देत गन, और हम कुछ ना है जाने। आपके पति बीमार थे तो आपको सूचना दी गई? ना ही हमें यहाँ क्यों बोलन, ना हमें बात कहूँ कहन तो वो बताएं तबीयत खराब है कहीं क्यों लई नहीं होते हमें, और हमें क्यों वो सब क्यों नहीं बताएं। आपको इनकी मौत की सूचना कैसे मिली? फोन कहन 7 बजे, और कहीं 2 दिन के पहले मरा हन, खत्म भा हन झूठ बोल के। अच्छा, 2 दिन पहले मरे थे? हाँ, आपको कल दी गई? हाँ बताए न पुनः। कौन बताया था? और जेलर से फोन आया रहा, अंदर जेल से फोन आया था? हाँ, और कागज में दिए हैं 9 तारीख सुबह घटना। हाँ। माइकल मिश्रा, संतोष मिश्रा का भाई हूँ। क्या मामला है? सन 24 नवंबर सन 2014 से जेल में थे। फर्जी केस में उनको फंसाया गया था। अभी तक कुछ नया नहीं मिला, न बेल मिली हमको। और मिलने घटना क्या घटी? घटना जेल में ख़त्म हो गए। बोल रहे थे कि 19 तारीख से एडमिट किया था, 9 तारीख को 9/12 को ख़त्म हो गए। 25 तारीख को हमने मिलने गया वहाँ पे, जेलर को एप्लीकेशन दिया, हमारी मुलाकात नहीं कराएगी, बोले आपके भाई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं वापस चला आया। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि 19 तारीख से वो एडमिट हैं? वो भाई साहब किसी से फ़ोन कराए थे कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चले आओ देखने के लिए। तो हमने गया, जेलर से एप्लीकेशन दे के बोला 25 तारीख को 12 बजे से 1 बजे के बीच में CCTV कैमरा देख के चेक करा लिया जाए जेलर से, जेल का। मतलब आप मिलने गए, आपको मिलने नहीं दिया? नहीं मिलने दिया गया हमको। तो ना हमको सूचना भी गलत दी गई कि एडमिट नहीं है हॉस्पिटल में। तो आपको कब इनकी मौत की सूचना कैसे मिली? मौत की सूचना हमको 9 तारीख को सुबह 7:30 बजे भाभी मोबाइल फ़ोन करके बताया गया कि आपके भाई 3 दिन से ख़त्म हो गए हैं, आपके पति, और 3 दिन से ख़त्म हो गए हैं, और आइए लाश ले जाइए, नहीं हम जला देंगे। अच्छा, ऐसा वहाँ? हाँ, वहाँ से फ़ोन आया। जिस नंबर से फ़ोन आया वो नंबर भी हमारे पास है। आप इस तरह से हत्या की गई है हमारे भाई की। उनकी तबीयत नहीं खराब थी, झूठा बताया गया, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में उनकी तबीयत खराब होती तो हमसे हमारी मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। उस सीधा उनको जो है मारा गया है, ज़बरदस्ती जान से मारा गया है वहाँ पे। क्या उनके इलाज का कोई पर्चा उर्चा मिला आपको? कुछ नहीं मिला है, इलाज का कोई पर्चा हमको नहीं दिया गया है। वो बिल्कुल स्वस्थ थे। उनको हॉस्पिटल में जो है रख के ज़बरदस्ती जो है बेगा कपड़े का ठंडी में छोड़ दिया गया ताकि उनको ठंड से मौत हो जाए उनकी। अच्छा, आपका कहने का मतलब एक प्रकार से साजिश हुई है उनकी? साजिश, पूरी तरह साजिश हुई है उनके साथ। साजिश के तहत उनकी हत्या हुई? साजिश तरह से उनकी हत्या करवाई गई है। हमारे लड़के को जेल भिजवा करके और मार डाले। कौन मार डाला आपके लड़के को? जेलर मरवा दिया। क्या नाम है आपका? रामनिवास मिश्रा। आप क्या थे उनके? बाप है, पिता। अच्छा, आप उनके पिताजी हैं? हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मौत हुई उनकी? अब देखे नहीं मुझे दिमाग में रहने कुछ मार के गोला रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हंडिया, प्रयागराज। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में 33,000 की लाइन को शिफ्ट करने में लगे मजदूर अचानक विद्युत लाइन में करंट आ जाने के कारण झुलस गए हैं, जिनमें से 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि ठेकेदार के अधीन विद्युत विभाग में काम करने वाले 10 मजदूरों को 33,000 की विद्युत लाइनों को शिफ्ट करने के काम में लगाया गया था। तभी अचानक एक विद्युत लाइन में करंट आ गया और वह लाइन दूसरी लाइन से हो जाने के कारण विद्युत पोल गाड़ने का काम कर रहे मजदूरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 10 मजदूर झुलस गए और अभी तक 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। विद्युत विभाग और मजदूरों के ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह बड़ा हादसा हुआ, जो किसी की भी जिंदगी छीन सकता था। उस दिन क्या हुआ था? हम सुबह 1 बजे तक का शटडाउन था और हमको बज गए अब जाटा 6:30 के करीब। एक व्यक्ति के घर पे है कि नहीं है लाइन 33,000 तो बाकी छिपरे ही सकते। हमने साइकिल हो ना पहले अलग थी तो पहले छिपरे नहीं, और दोबारा में दूसरी जगह थे भाई टेप तो वो माथे छिड़ गई। तो बाप व्यक्ति के बच्चा बचने की वजह से हम ऊपर करो ठहरे पोल गड़वाए हमने 13 मीटर को, तो हम बाहर उठवा रहे हैं तो करंट आ गया उसमें 33,000। तो कितने लोग लाइन कौन से काम कर रहे थे? कहाँ पे काम कर रहे थे? ये कहा है योगी जी ने जो गौशाला बनाई, गौशाला। हाँ। अच्छा, कितने लोग झुलस गए? 10 जने थे। 10 लोग सब बिजली विभाग के लोग हैं? ना, तो प्राइवेट है? प्राइवेट। ठेकेदार के अंडर में? ठेकेदार के अंडर में।
चौहान ठेकेदार का। ठेकेदार क्या नाम है? चौहान चौहान ठेकेदार है। क्या नाम? कंपनी का नाम तुम्हारा क्या नाम है? इंजीनियर अमित इंजीनियरिंग कॉम्पेरेशन। आपका क्या नाम है? अमित दीक्षित इसका मेन पॉइंट है, इसका अमित दीक्षित मालिक इसका। क्या हो रहा था आज, क्या स्थिति आज थी? का हो रहा था 33,000 लाइन पे हम काम कर रहे थे, शिफ्टिंग वाला काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमारा शिफ्टिंग वाला काम हो गया, तो हम दूसरी जगह पे हम खम्मा गाड़ने के लिए गए। तो मतलब जो हमसे कहा कि वानी कि इस खम्भे को गड़वाओ, 33,000 का खम्मा 13 मीटर का गड़वा रहे थे हम पे खम्मा का। और वो कह रहा था ट्रैक्टर वाला कि वानी कि हमारे पास ये 11 मीटर का गाड़ सकता है, 9 मीटर का गाड़ सकता है, मगर 13 मीटर का गाड़ूं तो गाड़ूं कैसे। तो उसमें दूसरी लाइन जा रही थी, हमारे 2 लाइन शिफ्ट करी है हमने, तो 33,000 में तो एक लाइन शिफ्ट करने पे उन्होंने एक लाइन चालू करा दी है 33,000 की, और एक लाइन है का जो हम काम कर रहे हैं वो बंद कर दी। तो दूसरी वाली से राउंड बोल छिप गया है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं? उसमें करीब हमारे 10 बंदे हैं, करीब 9-10। क्या स्थिति, किसी की ज्यादा भी चोट है? तो सर देखो ऐसे ही पजर रहे हैं, 2-3 की हालत गंभीर है। 2-3 की हालत गंभीर है। रमनलाल मथुरा से दीपक चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। शस्त्र कार्यालय में तैनात बाबू लाइसेंसधारी में रिन्यूअल के नाम पर अवैध वसूली को लेकर जमकर नोकझोंक हो रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय से चंद कदम दूरी पर शस्त्र कार्यालय में बैठे बाबू को जिलाधिकारी का कोई डर नहीं है और लाइसेंसधारियों से रिमूवल के नाम पर जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जनपद बदायूं में शस्त्र कार्यालय का है। जिलाधिकारी के कार्यालय से चंद कदम दूरी पर बैठे शस्त्र कार्यालय में तैनात बाबू रिन्यूअल के नाम पर लाइसेंसधारियों से जमकर लूट कर रहे हैं। शस्त्र कार्यालय में तैनात बाबू व लाइसेंसधारी में अवैध वसूली को लेकर जमकर नोकझोंक होने लगी और उधर से गुजर रहे लोगों बाबू व लाइसेंसधारी में हो रही नोकझोंक को लेकर कार्यालय में देखने वालों की भीड़ लग गई। लेकिन जब मामला जिलाधिकारी कुमार प्रशांत के समक्ष पहुंचा तो शस्त्र कार्यालय में तैनात बाबू की सत्ता पक्ष नेताओं का संरक्षण होने के कारण जिलाधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई न कर सके और उन्हें हिदायत देकर ही छोड़ दिया। मैं आलोक कुमार अग्रवाल, संसद शंकर लाभ, निवासी उजानी। मेरा लाइसेंस 31 दिसंबर 1919 तक वैलिड था। मैंने जिसकी फीस निर्धारित समय के अंतर्गत जमा कर दी गई और असला बाबू के अधिकारी को 2,000 रुपए रिन्यूअल कराने के लिए दिए, जिन्होंने 1,000 रुपए स्टाम्प पेपर के 1,000 रुपए रिश्वत के मुझसे मांगे। लॉकडाउन लग जाने के बाद इन्होंने मुझे रोज आजकल करके लटकाया। आज जब मैं फिर पुराना उसके पास आया तो उन्होंने कहा 2,000 रुपए इस पर लेट फीस लगेगी। वो मेरी बेटी से 1,000 रुपए रिश्वत के दोबारा पुनः मांगे और ना मांगने पर फ्लूट लगाकर मेरा लाइसेंस वापस कर दिया। बदायूं से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।